जी अटेंशन क्लास। देखिए मुख्तलिफ़ ज़मानों में बनीनु इंसानियत की भलाई के लिए मुख्तलिफ़ हस्तियाँ पैदा की जाती हैं, याद रखिएगा। मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ अदवार में किसी भी हवाले से किसी कौम की भलाई के लिए या किसी बेहतरी के लिए या कोई मामला ऐसा था जो समझ में नहीं आ रहा था इंसानों को, उसे समझाने के लिए अल्लाह ताला इंसानों में ही से कुछ लोग पैदा फरमाते हैं। ऐसे लोग गॉड गिफ्टेड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो खुदा की तरफ से तोहफ़ा होते हैं बनीनु इंसानियत के लिए। उसका इन्हिसार किसी मज़हब से, उनका ताल्लुक़ किसी ख़ास मज़हब से नहीं होता, याद रखिएगा। वो मज़हब की बुनियाद पर सिलेक्ट नहीं किए जाते कि मुसलमान होंगे तो इंसानियत की भलाई के लिए आएंगे या ईसाई होंगे तो इंसानियत की भलाई के लिए उन्हें पैदा किया जाएगा। उनका मज़हब कुछ भी हो सकता है इस डेट के लिए, तो उनको पैदा किया जाता है ताकि उस ज़माने के जो मसाइल हैं उसका हल वो लोगों के सामने पेश कर सकें इस डेट के लिए। अगर हम साइंस के हवाले से बात करें, हमारे गुफ्तगू का दायरा साइंस ही रहेगा, जाहिर सी बात है, मज़हब तो नहीं। तो ऐसे गॉड गिफ्टेड लोगों को कहा जाता है साइंटिस्ट। क्या कहते हैं बोलिए? साइंटिस्ट कहते हैं। और मुख्तलिफ़ ज़मानों में कई सदियों से मुख्तलिफ़ अदवार में साइंटिस्ट पैदा होते रहे। कभी वो ईसाई घराने में पैदा हो जाते हैं, कभी वो किसी यहूदी घराने में पैदा हो जाते हैं, कभी वो मुसलमान घराने में पैदा हो जाते हैं। रेट के लिए तो याद रखिएगा, जो साइंस का इल्म है वो मुश्तरका वर्सा है, कॉमन हेरिटेज कहलाता है, याद रखिएगा, इंसानियत के लिए। उसका ताल्लुक़ किसी ख़ास मज़हब से नहीं होता, याद रखिएगा। ओके, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल इन्होंने जो गुफ्तगू की हमारे इस चैप्टर 1 में वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। इनका जिक्र किया गया है। मुस्लिम साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा फील्ड ऑफ साइंस में, उसका जिक्र किया गया, याद रखिएगा। सबसे पहला जो नाम इन्होंने दिया है वो है इब्नुल हैसम। इब्नुल हैसम, इनकी साथ ये डेट लिखी हुई है कि 965 में यकीनन इनकी पैदाइश का साल होगा और एक अंदाजे के मुताबिक ये इनकी डेथ ईयर होगा 1039। इस अरसे के अरसा हयात के अंदर याद रखिएगा, आपने बहुत सारी किताबें लिखी। इब्नुल हैसम ने इराक़ के शहर बसरा में आप पैदा हुए थे, जो कि मरकज़ था, इल्म का मरकज़ था इराक़, याद रखिएगा, उस ज़माने में। तो इनकी जो मशहूर किताब है उसका नाम है किताबुल मनाज़िर। क्या? किताबुल मनाज़िर। उस ज़माने में ये एक ऐसी किताब थी और उसका एक चैप्टर था इंसानी आँख, ह्यूमन आई। इंसानी आँख पे आपने तफसील से उसकी जुमला अमराज क्या होते हैं और उनकी करेक्शन क्या होती है वो उस ज़माने में बयान किया। उस ज़माने में बयान किया। अभी चेक नहीं हुई? नहीं। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? इंसानी आँख जो उसका चैप्टर था वो इंटरेस्टिंग था और उससे आज भी लोग उस चैप्टर से फ़ायदा उठा रहे हैं। उस दौर में लिखा गया चैप्टर, याद रखिएगा। तो इब्नुल हैसम ने कितना कॉम्प्रिहेंसिव उसको लिखा होगा, किस तरह बीमारियों का तयन किया होगा और फिर उनके इलाज का तयन किया होगा, जबकि इस ज़माने में साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की थी इतनी ज़्यादा। आप देख लेना, ये कौन सा ज़माना है? 965 से लेकर 1039 और इस वक्त हमें 2020 में 2020 में, और ये है 1039, तकरीबन 1000 साल पुरानी बात है। उस ज़माने में साइंस ने कितनी तरक्की की होगी अंदाज़ा कर लें। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को अल्लाह ताला ने ऐसे जहन अता किए कि इन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए बहुत काम किया। उसके बाद ही प्रोपोज्ड 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दूसरा पॉइंट था, ये हम पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हमने पढ़ा और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर 14 में। रिफ्लेक्शन इस कहते हैं रोशनी का किसी मीडियम से टकराकर वापस लौट आना, रिफ्लेक्शन कहलाता है। और रिफ्रैक्शन कहते हैं लाइट रेस का किसी मीडियम से टकराकर दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाना, रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये दोनों अमाल, चाहे वो रिफ्लेक्शन के हों या रिफ्रैक्शन के, दोनों प्रोसेस वो कानून के तहत होते हैं। उन कवानीन को जिस साइंटिस्ट ने बयान किया उसका नाम था इब्नुल हैसम। इब्नुल हैसम ने वो कवानीन बयान की जो आपकी किताब का हिस्सा है, वो पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। ओके, वो जब हम पढ़ेंगे तब उससे तफसील से डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा, वो नेक्स्ट चैप्टर 14 में मैट्रिक के स्टूडेंट पढ़ेंगे। ओके, तीसरा क्या था? ही इन्वेंटेड पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा याद किया था, यानी आपने जो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 13 में। ये 9 क्लास वालों का हिस्सा, कोर्स का हिस्सा नहीं है चैप्टर 13, याद रखिएगा। चैप्टर 11 तक आपने काम करना है 9 वालों ने। तो पिन होल कैमरा इन्वेंट किया था, वो कैसा था हमने डिस्कस किया है इसको, इसकी वीडियो भी मौजूद है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या था, वो काम कैसे करता है। और इस पिन होल, ये पहला कैमरा है, दुनिया का पहला कैमरा जो इब्नुल हैसम ने ईजाद किया। क्या नाम था? पिन होल कैमरा। और कैमरे का मकसद क्या होता है? कैमरे का मकसद होता है किसी भी शे की तस्वीर लेना। क्या लेना?
पिक्चर लेना, फ़ोटोग्राफ लेना। तो पिन होल कैमरे के ज़रिए इब्नुल हैसम ने सबसे पहले सन क्लिप्स की पिक्चर ली थी। यहाँ पे लफ्ज़ आया होगा सन क्लिप्स, इसे कहते हैं सूरज ग्रहण, ई साइलेंट है इसके अंदर, सन क्लिप। तो सूरज काला हो जाता है ना, चांद सामने आता है सूरज के, तो उसको सन क्लिप कहा जाता है। तो इसकी पिक्चर जो है पिन होल कैमरे के ज़रिए उस ज़माने में इब्नुल हैसम ने ली थी। अगला जो पॉइंट इन्होंने बयान किया वो ये है, ही डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ लाइट। हम इस पर बात कर रहे थे गुज़श्ता क्लासेस में कि नेचर ऑफ लाइट क्या है। न्यूटन ने कहा कि नेचर ऑफ लाइट ये है कि पार्टिकल पर मुश्तमिल है। फिर आइजन ने कहा कि नेचर ऑफ लाइट ये है कि पार्टिकल नहीं बल्कि वेव नेचर रखती है लाइट। फिर उसके बाद मैक्सवेल आए तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आखिर में मैक्स प्लांक आए थे, उन्होंने कहा था ये पार्टिकल है जिनको फोटोन्स कहते हैं। इस पर भी तफसीली गुफ्तगू चैप्टर 15 में हम करेंगे आपसे उस वक्त। ओके, तो नेचर ऑफ लाइट जो है आपने भी बयान किया। अच्छा, एक दिलचस्प बात है इसमें, उस ज़माने में लोग ये समझते थे कि जो रोशनी है वो कोई मिस्टेरियस थिंग है, कोई पुरस्रार चीज़ है जो हर जानदार की आंखों में मौजूद होती है। जब वो किसी शे को देखना चाहता है तो वो पुरस्रार शे उसके अंदर से निकलती है और जिस चीज़ पर पड़ती है वो उसे दिखाई देता है। मिसाल के ऊपर आप सब बोर्ड को देख रहे होंगे इस वक्त, तो आपकी आंखों में से पुरस्रार शे निकलेगी, इस पर पड़ेगी बोर्ड पर, आपकी आंखें फिर इस बोर्ड को देखेंगी। ये पुराने ज़माने की थ्योरी थी। इब्नुल हैसम ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया कि ऐसा हरगिज़ कुछ नहीं होता। अगर ये बात सच होती तो अंधेरे में नज़र आता। अगर रात का टाइम हो और खूब अंधेरा उस कमरे में, तो क्या आपके आंखों से पुरस्रार शे निकलेगी देखने के लिए बोर्ड को? कोई पुरस्रार शे नहीं निकलेगी। इसका मतलब है इब्नुल हैसम ने बताया किसी शे को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। किसकी? जब तक लाइट नहीं पड़ेगी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, बोर्ड के ऊपर, तो बोर्ड नज़र नहीं आएगा। तो रोशनी की ज़रूरत होती है। नेचर ऑफ लाइट को भी डिस्कस किया, साथ में ये बात भी बताई और ये भी कहा कि लाइट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी, जो आज की साइंस साबित कर चुकी है कि रोशनी क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी। तवानाई की एक किस्म, मिसरा साउंड इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से लाइट भी, हीट भी, सब टाइप ऑफ एनर्जीज़ याद रखिएगा। इस पर भी बात की आपने। तो इब्नुल हैसम के कुछ पॉइंट इनको याद रखिएगा। MCQs में इनकी किताब का नाम पूछते हैं। क्या पूछते हैं? किताब का नाम पूछते हैं। किताबुल मनाज़िर, इस किताब का नाम बताइए इब्नुल हैसम ने लिखी, तो ये आप नाम याद रखिएगा। याकूब अल-किंदी दूसरे साइंटिस्ट, इन्होंने साउंड पर बहुत काम किया। किस पर? साउंड। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 था, साउंड, जो कंप्लीट हो चुका है। याकूब अल-किंदी ने ही डिड वर्क ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी पर काम किया। किस पर? ये एक प्रैक्टिकल है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, प्रैक्टिकल नंबर 7, वहाँ पे इस पर तफसील से बात होगी कि हर चीज़ की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वो क्या है। बारह इतना याद रखें अभी। एंड साउंड एंड ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स पे भी काम किया। ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि जो बसरी आलात होते हैं, ग्लासेस हो गए या मिरर्स हो गए, इस पर भी आपने काम किया है। उसके बाद ही एक्सप्लेन म्यूज़िकल नोट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। म्यूज़िकल नोट किसे कहते हैं? किसी मौसीकी के जो सुर होते हैं, किसी साज से निकलने वाले आवाज़ या सुर, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसको भी डिस्कस किया। इज डेट क्लियर? ये जो मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं उनको फ्रीक्वेंसीज़ की बुनियाद पर बयान किया कि ये जो आवाज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो बारीक होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वो मोटी आवाज़ होती है। इस पर भी हमने गुफ्तगू कर रखी है आपसे, चैप्टर नंबर 12 वीडियो मौजूद है इसकी, वहाँ जाके आप दोबारा देख सकते हैं। और ही डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड, और ये भी बताया कि आवाज़ की नेचर क्या है। आवाज़ नज़र आती है? आवाज़ तो नज़र नहीं आती, वो तो सुनाई देती है, लेकिन जो चीज़ नज़र नहीं आती है उसकी नेचर बयान करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि वो तो दिखती नहीं है। आज तक आप आवाज़ को नहीं देख सके। आवाज़ वो चीज़ें सिर्फ महसूस की जाती है और सुनाई दी जाती है। डेट क्लियर? और उसके लिए कान की ज़रूरत होती है। क्या तो इसको नेचर ऑफ साउंड को भी आपने बयान किया कि आवाज़ क्या है, नेचर क्या है, और ये बताया कि टाइप ऑफ एनर्जी है। आवाज़ भी क्या है, तवानाई की एक किस्म है। अगर जंबू जेट जहाज़ गुजर जाए ना इस बिल्डिंग के पास से, तो बिल्डिंग वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। किसकी वजह से? टकराने से या उसकी आवाज़ से? जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद ही वर्ड्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर तो हम बात कर चुके हैं आपसे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे भी आपने काम किया, वही लेंसेज वगैरह पर, टेलीस्कोप्स पर या माइक्रोस्कोप्स पर भी आपने काम किया। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे क्या होते हैं, ठीक। तो याकूब अल-किंदी के ये, और इनकी जो पैदाइश का साल एक अंदाज़, ये अंदाज़े हैं, जाहिर सी बात है। उस ज़माने में तो जिन्होंने यह लिखा वो खुद भी मौजूद नहीं होंगे। 800 से लेके 873, इसका मतलब इन्होंने 73 साल की उम्र पाई। कितने साल की? 73, 73 ईयर्स की एज पाई, और उसके अंदर ये कारनामे अंजाम दिए। तीसरे नंबर पे आते हैं अल-बैरूनी, जो 973 में पैदा हुए, अफ़गानिस्तान, जो आपका पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान, वहाँ पैदा हुए। किसी ज़माने में लोग सोचते थे कि ज़मीन जो है वो फ्लैट है। क्या है? फ्लैट समझते, इस तरह फ़र्श है ना, ये फ्लैट, इस तरह लोग समझते थे कि इसका कोई क्या। और कई लोग निकले उस ज़माने में इस ज़मीन का किनारा तलाश करने के लिए, पुराने ज़माने में, कई सदियों पहले।
लोग तलाश, कोई थे ना जो होते हैं सैयाह जिनको आप कहते हैं, सेलर जिनको आप कहते हैं, वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं और तलाश करते हैं कि इसका किनारा कहाँ है। तो उन्होंने तलाश करने की कोशिश की ज़मीन का किनारा। वो कौन सी चीज़ है जिसका किनारा नहीं होता? ये पहेली है। वो कौन सी चीज़ है इसका कोई किनारा नहीं होता? बताइए। ये पहेली आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इसके लिए फिजिक्स का ज़रूरी नहीं है। वो है गोल चीज़। कौन सी चीज़ है वो? गोल चीज़ का कोई किनारा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो गोल चीज़ होती है, ऐसा लगता है जहाँ से चले वहीं आ गए, उसका कोई किनारा ही आपको महसूस नहीं होता। तो याद रखिएगा, ज़मीन का किनारा नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि लोग ये समझते थे कि ज़मीन फ्लैट है, हालांकि ज़मीन फ्लैट नहीं बल्कि राउंड है। आपकी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। तो ये कॉन्सेप्ट भी अल-बेरूनी ने दिया उस ज़माने में कि जो ज़मीन है, अर्थ इज़ राउंड नॉट फ्लैट, फ्लैट नहीं है बल्कि कैसी है, गोल है। और यहाँ तक कि आप हैरान होंगे कि न्यूटन जिसने लॉज ऑफ मोशन दिए, वो न्यूटन जिसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जिसने कई लॉज दिए इस हवाले से, जो किंग ऑफ द फिज़िक्स किस ज़माने में माने जाते थे, इज़ दैट क्लियर? 19वीं सदी की जो फिज़िक्स है वो न्यूटनियन फिज़िक्स कहलाती है, क्योंकि बहुत काम किया। वो तक नहीं जानता था कि ज़मीन गोल है, वो भी यही समझते थे कि ज़मीन कैसी है, फ्लैट है। ये तो बाद में बात पता चला लोगों को कि ज़मीन क्या है, राउंड है। इज़ दैट क्लियर? तो देखिए आप, फिर ही मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। और क्या मालूम किया आपने? सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। इसको बिठा दें। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, देखिए जो ज़मीन है वो स्फेरिकल बॉडी है, याद रखिएगा इस तरह से। हालांकि परफेक्ट स्फेयर नहीं होती, थोड़ी सी एलिप्टिकल होती है, याद रखिएगा। तो सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं? इसके गिर्द आप चक्कर लगाएं, ज़मीन के गिर्द इस तरह से। यानी यूँ समझ लें कि जिस तरह ज़मीन गोल है, टेनिस की बॉल ले लें, उसके गिर्द धागा लपेटें। धागा लपेटने के बाद बॉल को अलग करें, धागे को सीधा कर लें और धागे की जो भी लेंथ बने वो नाप लें। जो धागे की लंबाई होगी वो उस गोल चीज़ का सर्कमफेरेंस होगा। यानी इसका मतलब है सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं? किसी गोल चीज़ की जो गोलाई होती है, डेट इज़ कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो इस तरह से फिर आपने इसका सर्कमफेरेंस भी मालूम किया। बड़ी दिलचस्प बात है। तो क्या इसके लिए आपने फीते से नापा होगा? वो तो आज तक नहीं नाप सके हम, कि ऐसा फीता ही ईजाद नहीं हुआ जो ज़मीन के गिर्द लपेट के इसका सर्कमफेरेंस नाप लें। ज़ाहिर है फार्मूले और थ्योरी के ज़रिए ऐसा हुआ। तो ही मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। उसके बाद ही डिस्कस द मूवमेंट ऑफ सन, मून एंड अदर प्लैनेट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम था कि आपने सूरज की हरकत, चांद की हरकत और दीगर जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट किसे कहते हैं? जो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लैनेट्स कहलाते हैं। और नेचुरल सैटेलाइट किसे कहते हैं? जो कि किसी प्लैनेट के गिर्द गर्दिश करें। मिसाल के तौर पर आपको पता है चांद या मून किसके गिर्द घूमता है? ज़मीन के गिर्द घूमता है। तो ये सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। और प्लैनेट्स कौन से हैं? जो कि सूरज के गिर्द घूमते हैं। इसमें अर्थ है, नेपच्यून है, प्लूटो है, मार्स है, जुपिटर है, याद है ना आपको? इस तरह के प्लैनेट्स हैं जो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। इनकी मोशन पे गौर किया, और कर यहीं ज़मीन पर बैठे बैठे, जो कि लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर प्लैनेट्स हैं और घूम रहे ज़मीन की तरह सूरज के गिर्द, उनकी मोशन को डिस्कस किया कि उनकी मोशन कैसी होती है और किन रूल्स को और कायदों को फॉलो कर रही होती है। अंदाज़ा करें कितनी तरक्की की उन्होंने, इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दिया ज़माने के लिहाज से। तो ये भी हम आइंदा किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्लास मैट्रिक में नहीं बल्कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। ही गेव मेथड टू मेजर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है? देखिए याद रखिएगा, जो ज़मीन होती है उसकी जो प्लेसेस हैं, उस प्लेस की पोजीशन मालूम करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूड वाला और एक लैटिट्यूड वाला। लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं? यानी यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये एक प्लेस है, ये पाकिस्तान है। क्या है ये? पाकिस्तान। तो एक लाइन तो ऐसे जा रही होगी इसके गिर्द, नहीं समझे बात को? गोल लाइन, जैसा अभी सर्कमफेरेंस का जिक्र किया था। दिस इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं इसे? लॉन्गिट्यूड। और एक लाइन ऊपर से आ रही होगी इस तरह से, ऊपर से नीचे आएगी और फिर से घूम के दोबारा कहाँ चली जाएगी? ऊपर पीछे से। नहीं समझे बात को? हमें ज़ाहिर है पीछे तो नहीं बना सकता ना इसको। तो ये कहलाता है लैटिट्यूड। नहीं समझे बात को? तो जो अर्थ है आपकी, अगर आपने ग्लोब देखा हो तो उसमें लाइनें बनी होती हैं, इस तरह से भी लाइनें बनी होती हैं गोल गोल, और ऊपर से नीचे भी लाइनें बनी होती हैं। याद रखिएगा, मेरा ख्याल आप समझ रहे होंगे। इस तरह से ऊपर से नीचे भी लाइनें बनी होती हैं। समझ रहे बात को? तो इनको लैटिट्यूड का नाम दिया गया है। तो बहरहाल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसके ज़रिए आप किसी भी कंट्री की, किसी भी सिटी की, दुनिया ज़मीन पर वाक़ किसी भी मकाम की पोजीशन बता सकते हैं। किसके ज़रिए? और आज भी मैप अगर आप देखें तो किसी भी कंट्री का अगर आपको पोजीशन मालूम करनी है तो उसके लिए बताया जाता है कि लॉन्गिट्यूड इतने एंगल पर है और लैटिट्यूड इतने एंगल पे इस कंट्री का, तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। इज़ क्लियर? तो मैप पढ़ना भी एक आर्ट है, याद रखिएगा। तो बहरहाल आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट दिया और वो मेथड दिया कि जिसके ज़रिए इसको मेजर किया जा सकता है। और आखिर में क्या किया? डेंसिटी ऑफ मेटल्स भी आपने मालूम की। डेंसिटी किसे कहते हैं?
व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का नाम क्या है? मिसाल के तौर पर पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है शहद की, हनी, वो हनी भी नहीं होता, वो जो शहद की मक्खियाँ जो शहद बनाती हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंस का मतलब होता है गाढ़ा होना, क्या होना? किसी चीज़ का गाढ़ा होना, तो डेंसिटी कहलाते हैं, याद रखिए। तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? मेरी बात समझ रहे हैं? हनी की डेंसिटी ज़्यादा होगी। वैसे डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में किसी भी शे का जो मास होता है वो उसकी डेंसिटी कहलाता है। कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं कि यूनिट वॉल्यूम में मास कम होता है, डेंसिटी कम होती है, वो होते हैं बिल्कुल लतीफ़, रेयर। और कुछ ऐसे मैटर होते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। मास जितना थिक होगा, ज़्यादा होगा, डेंसिटी उतनी ही, यानी जितना गाढ़ा होगा कोई भी मैटर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, आसान लफ्ज़ों में। तो वो मेजर कैसे करेंगे? उसको मेजर करने के लिए डेंसिटी ऑफ मेटल्स को किस तरह मेजर किया जाता है वो मेथड भी आपने दिया। किसने? अल बैरूनी ने। और अल बैरूनी ने लॉ ऑफ साइन भी दिया, जो आप फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ साइन किसी भी ट्राइंगल के हवाले से, इसका जिक्र नहीं है आपकी किताब में। अगर कोई ट्राइंगल है तो उसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए लॉ ऑफ साइन एक कहलाता है, जो अल बैरूनी ने ड्राइव करके दिया था। उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया, लेकिन आप याद रखिएगा। और आखिर में रह गए डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम कौन है? कौन सा पाकिस्तानी है जो आपके नाम से वाकिफ़ नहीं है? डॉक्टर अब्दुल सलाम जो पाकिस्तान के शहर झंग में पैदा हुए 1926 में, 1926 में, और आपको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए कि डॉक्टर अब्दुल सलाम, नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स, इन द फील्ड ऑफ साइंस, उसको दिया जाता है कि जो एक बहुत बड़ा इनाम होता है, यानी कोई शख्स कोई कारनामा अंजाम दे, बहुत बड़ा कारनामा साइंस की दुनिया में, तब उसको ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? नोबेल प्राइज़, याद रखिएगा। तो नोबेल प्राइज़ जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो इन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया इन फिज़िक्स। इज दैट क्लियर? और बहुत कम साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया उनके कारनामे को देखते हुए। इन्होंने कारनामा क्या अंजाम दिया था वो याद रखिएगा। उसका नाम है GUT। क्या नाम है? जी का मतलब है ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, ऊपर लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा है ग्रैंड, G फॉर ग्रैंड, U फॉर यूनिफिकेशन और T फॉर थ्योरी। ये थ्योरी क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, हम जानते हैं कि किसी भी एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा। अच्छा, याद रखिए एक चीज़ और साबित हो चुकी है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्जन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स ऑफ रिपल्जन का मतलब होता है भगाते हैं, दफ़ा की कुव्वत लगाते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव को करीब लाएंगे ना तो ऐसा लगेगा दूसरे को भगा देंगे, जैसे ही छोड़ेंगे दोनों दूर भाग जाएंगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये साबित हो चुका है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर बट सेम चार्जेस रेपल ईच अदर। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को भगाते हैं। तो एक सवाल था साइंसदानों के जहनों में उस ज़माने में कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें कई एटम ऐसे हैं जिनमें कई कई प्रोटॉन्स होते हैं और सारे के सारे प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो फिर वो घर कायम कैसे है? अगर एक घर में 10 भाई हों, 10 के 10 लड़ते हों तो वो कायम रहेगा? 10 फैमिलीज़ हों, आपस में लड़ती रहती हों, सुबह शाम झगड़ा रहता हो, तो क्या वो घर कायम रहेगा? असूल के खिलाफ है ना ये बात। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं सारे और एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्जन अप्लाई करते हैं, तो क्या वो उस घर को कायम रहना चाहिए? तो जवाब है नहीं। तो ये सवाल था साइंसदानों के जहन में, जिसका जवाब तलाश किया डॉक्टर अब्दुल सलाम। इसका सेहरा डॉक्टर अब्दुल सलाम के सर है। आपने ये बयान किया कि जब किसी एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स आते हैं तो उनके दरमियान फासला इतना कम हो जाता है कि उनके दरमियान जो दफ़ा की कुव्वत है वो कम पड़ जाती है और कशिश की कुव्वत ज़्यादा हो जाती है। याद रखिएगा, पार्टिकल जब एक दूसरे के करीब बहुत क्लोज हो जाते हैं तो दफ़ा की कुव्वत तो रहती है, तो बताइए सेम चार्जेस होने की वजह से, लेकिन साथ में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पैदा हो जाती है। इसको ग्रेविटोन का नाम दिया जाता है, याद आइंदा किसी क्लास में पढ़िए आप ग्रेविटेशन में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। इस रात से पर्दा उठा दिया, यही वजह है कि वो घर कायम रहता है और टूटता नहीं है आसानी के साथ। याद रखिएगा, इसको ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी का नाम दिया गया। और आखिर में आपने इस्टेब्लिश की, एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया आपने थ्योरेटिकल फिजिक्स का। इस पर जाहिर सी बात है कि फिर एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, आज भी कायम है। ठीक, तो कितने साइंटिस्ट हो गए? 4। आखिर में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान साहब हैं, तो उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू है। ज़ाहिर एटॉमिक जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का भी
और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का भी बहुत बड़ा हाथ याद रखिएगा। तो पाकिस्तान इनकी काविशों के ज़रिए G8 कंट्रीज़ में शामिल हुआ। G8 कंट्रीज़ कौन से हैं? दुनिया के वो 8 मुल्क हैं जिनके पास एटॉमिक बम है या न्यूक्लियर पावर मौजूद है, याद रखिएगा। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से भी आप आखिर के चंद जुमले लिख सकते हैं। इस क्लास को यहीं पर हम वाइंड अप कर लें।